Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम एक कोर्नरस्टोन टॉपिक पर बात करेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, और हमारी ये बातचीत स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बुक के चैप्टर 35 पर बेस्ड होगी। बिल्कुल। अब देखिए, हमारे पास सिर्फ चैप्टर का टेक्स्ट तो नहीं है, लेकिन जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं उनके बेसिस पर हम कोशिश करेंगे कि संविधान निर्माण से जुड़े जो जरूरी फैक्ट्स हैं और उनका जो एनालिसिस है उस पर गहराई से बात करें। और ये टॉपिक बताना भी पड़ेगा क्या, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कितना ज्यादा क्रूशियल है। एग्जैक्टली। तो इसमें सिर्फ फैक्ट्स रटना काफी नहीं है, वो प्रोसेस, वो आइडियाज, वो डिबेट्स जिन्होंने हमारे संविधान को शेप दिया, उनको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, खासकर मेंस के लिए कि चीजें क्यों हुई, उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा। और साथ ही वो पिन पॉइंटेड फैक्ट्स, डेट्स, नाम, वो सब प्रीलिम्स के लिए हम कवर करेंगे। तो एनालिसिस और फैक्ट्स दोनों का मिक्स रहेगा। बढ़िया। अच्छा, एक और बात, हम कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, मतलब थीम्स के हिसाब से चलेंगे। और हर सेगमेंट के एंड में प्रीलिम्स और मेंस टेकअवेज जरूर देखेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। पहला थीम क्या लें, संविधान सभा की मांग? ये आइडिया आया कहाँ से? हाँ, ये सही पॉइंट है शुरू करने के लिए। अगर यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक सवाल बन सकता है, भारतीय राष्ट्रीयवादियों ने ये जो संविधान सभा की मांग उठाई, वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुई, उसके अलग अलग फेजेस क्या थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था इस पर। इसकी जड़ें देखा जाए तो काफी पहले से हैं, शायद 1922 में जब गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था। हाँ, वो इंडिपेंडेंस वाला लेख। एग्जैक्टली। उसमें उन्होंने कहा था कि जो भारतीय स्वराज होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई गिफ्ट नहीं होगा, वो इंडिया का फुल सेल्फ एक्सप्रेशन होगा और उसका फ्रेमवर्क भारतीय ही तय करेंगे अपनी इच्छा से बने संविधान से। ये एक बहुत फंडामेंटल विचार था। स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल आजादी नहीं, अपना कानून खुद बनाने का हक। बिल्कुल, लेकिन इसे एक फॉर्मल पॉलिटिकल डिमांड बनने में थोड़ा टाइम लगा। अच्छा, जहां तक मुझे याद है, सबसे पहले ये संविधान सभा का आइडिया स्पेसिफिकली किसने दिया था, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। हाँ, ये क्रेडिट जाता है एम.एन. रॉय को। एक वामपंथी विचारक थे वो। राइट, एम.एन. रॉय। उसके बाद आई थिंक 1933 में नेहरू जी ने भी क्लियरली इसकी मांग उठाई। हाँ, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी लेवल पर इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड कब बनाया? वो हुआ 1934 में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऑफिशियली ये रेजोल्यूशन पास किया कि भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बिना किसी बाहरी दखल के अडल्ट फ्रैंचाइज यानी वयस्क मताधिकार पर चुनी गई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनाएगी। ये एक बड़ा कदम था। फिर 1936 का लखनऊ सेशन भी इंपॉर्टेंट है शायद। हाँ, बिल्कुल। लखनऊ कांग्रेस सेशन 1936, वहां इस मांग को और जोर से उठाया गया और ये बात साफ कर दी गई कि कोई बाहरी अथॉरिटी नहीं चाहिए हमें। अच्छा, और इससे पहले 1928 की नेहरू रिपोर्ट, उसको कैसे देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, नेहरू रिपोर्ट हालांकि वो डोमिनियन स्टेटस के फ्रेमवर्क में थी और उसे ब्रिटिशर्स ने माना भी नहीं, लेकिन वो एक कोशिश थी भारतीयों द्वारा अपने लिए एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बनाने की। एक तरह का एक्सपीरियंस था वो दिखाता है कि ये एस्पिरेशन कैसे धीरे धीरे शेप ले रही थी। सही बात है। और इस सब के बीच ब्रिटिश सरकार का क्या स्टैंड था? वो आसानी से तो मानेंगे नहीं। कहाँ मानने वाले थे, वो तो टालते रहे, लगातार टालमटोल चलती रही। हाँ, जब वर्ल्ड वॉर 2 का प्रेशर आया तब जाके कुछ आधे अधूरे ऑफर आए, जैसे ऑगस्ट ऑफर 1940 का। हाँ, ऑगस्ट ऑफर 1940, उसमें पहली बार प्रिंसिपली मान लिया कि हाँ, भारतीयों का अधिकार है संविधान बनाने का, लेकिन साथ में इतनी शर्तें लगा दी और कहा कि ये सब युद्ध के बाद होगा। बहुत वेग था। और फिर 1942 में क्रिप्स मिशन। हाँ, क्रिप्स मिशन, ये प्रीलिम्स के लिए खास ध्यान रखने वाला है। क्रिप्स मिशन ने कहा कि ठीक है, वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो मुख्यतः मेनली भारतीयों द्वारा चुनी जाएगी। कि प्रोविंसेस को ऑप्शन दिया गया कि वो चाहें तो इंडियन यूनियन ज्वाइन करें या अपना अलग संविधान बना लें।
ये तो एक तरह से पार्टीशन का बीज बोने वैसा था। एग्जैक्टली इसीलिए कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। ये दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार मतलब प्रेशर में रियायतें तो दे रही थी, लेकिन कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मतलब मांग धीरे धीरे बढ़ी, कांग्रेस की पॉलिसी बनी और ब्रिटिश सरकार टालती रही, आधे अधूरे प्रस्ताव देती रही। बिल्कुल। तो इस सेगमेंट से अगर हम प्रीलिम्स के लिए देखें तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है? एमएन रॉय पहला विचार, नेहरू 1933, कांग्रेस रेजोल्यूशन 1934, लखनऊ सेशन 1936, ऑगस्ट ऑफर 1940, क्रिप्स मिशन 1942 और उसका वो मेनली वाला क्लॉज और प्रांतों को अलग होने का ऑप्शन। और मेंस के लिए डिमांड का ग्रेजुअल एवोल्यूशन, गांधी जी का विजन, कांग्रेस का स्टैंड और ब्रिटिश रिस्पांस की जो लिमिटेशंस थी, उनकी जो मंशा थी, जैसे क्रिप्स मिशन के वो विभाजनकारी प्रावधान, ये सब पॉइंट्स। परफेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मांग तो हो गई, अब ये सभा बनी कैसे? कैबिनेट मिशन प्लान और असेंबली का फॉर्मेशन और कंपोजिशन। हाँ, ये बहुत क्रूशल स्टेज है। यहाँ मेंस का सवाल बन सकता है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, उसका स्ट्रक्चर क्या था, क्या खास बातें थीं और क्या उसमें कुछ कमियां या लिमिटेशंस भी थीं? तो कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। Right. वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी जो थोड़ी सिंपैथेटिक थी इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेके। Right. इस प्लान ने एक कॉन्क्रीट प्रपोजल रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, और इसे मतलब शुरू में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कुछ रिजर्वेशंस के साथ एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा, तो क्या रूपरेखा थी इसकी? मेंबर्स कैसे चुने जाने थे? सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं था, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड नहीं था। ओ, तो फिर कैसे? जो मौजूदा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उनके मेंबर्स ने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया। इनडायरेक्ट इलेक्शन। हाँ। और सीटें कैसे बांटी गईं? पॉपुलेशन के बेसिस पर, रफली हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। ठीक है। और ये सीटों का डिवीजन क्या कम्युनिटी के आधार पर भी हुआ था? हाँ, और यही बाद में काफी कंट्रोवर्शियल भी हुआ। सीटें 3 मेन कम्युनिटीज में बांटी गईं, मुस्लिम, सिख सिर्फ पंजाब में, और जनरल यानी मुस्लिम और सिख के अलावा बाकी सब। ओके। और हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को उसी कम्युनिटी के मेंबर्स चुनेंगे प्रोविंशियल असेंबली में। इसके लिए मेथड यूज हुआ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्यों चुना गया होगा? इसका आइडिया ये था कि प्रोविंशियल असेंबली में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको उनकी संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, छोटे ग्रुप्स को भी मौका मिले, ताकि असेंबली ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव बन सके। थ्योरी में तो यही था। और प्रिंसली स्टेट्स का क्या? उनके नुमाइंदे कैसे आने थे? प्रिंसली स्टेट्स को भी पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें दी गईं, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चुने जाएंगे ये तय होना था आपसी बातचीत से, मतलब रियासतों के जो हेड्स थे उनके साथ कंसल्ट करके। ये थोड़ा वेग रखा गया था। अच्छा, अब कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स यहाँ देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान का साल 1946। राइट। टोटल सीटें कितनी थी? 389। हाँ, 389। इसमें से ब्रिटिश इंडिया के लिए 296, जिसमें 292 गवर्नर्स प्रोविंस है और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस है। करेक्ट। और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए। अच्छा, वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस कौन से थे? ये पूछ लेते हैं कभी-कभी। हाँ, ये याद रखने वाले हैं। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग आज का कर्नाटक, और ब्रिटिश बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान में है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट भी है। जैसा आपने कहा, इलेक्शन इनडायरेक्ट था, एडल्ट फ्रैंचाइज पर नहीं था। हाँ, तो क्या ये असेंबली सच में पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती थी? ये एक लिमिटेशन मानी जाती है। बिल्कुल। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी और इसमें कांग्रेस का डोमिनेंस था, खासकर मुस्लिम लीग के बॉयकॉट के बाद। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान की अपनी इंटरप्रिटेशन पर डिसएग्रीमेंट और पाकिस्तान की मांग को लेकर असेंबली का बॉयकॉट कर दिया, जिससे असेंबली का कॉम्पोजिशन ही बदल गया। बिल्कुल। और उसके सामने जो चैलेंज आए वो भी बदल गए। इसी बैकग्राउंड में वो अंतरिम सरकार का बनना, लीग का पहले शामिल ना होना, फिर पार्टीशन, ये सब साथ साथ चल रहा था। बहुत उथल-पुथल का दौर था। हाँ, लीग का बॉयकॉट और फिर पार्टीशन, इसने असेंबली के काम को बहुत इफेक्ट किया।
तो इस सेक्शन के टेकअवेज क्या हुए? प्रीलिम्स के लिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946, टोटल सीटें 389, ब्रिटिश इंडिया 296 इक्वल्स 292 + 4, प्रिंसली स्टेट्स 93, चीफ कमिश्नर प्रोविंस दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, इलेक्शन मेथड इनडायरेक्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946। और मीन्स के लिए फॉर्मेशन प्रोसेस, इनडायरेक्ट इलेक्शन, पॉपुलेशन बेसिस, कम्युनल डिवीजन, प्रिंसली स्टेट्स का इशू और असेंबली के लिमिटेशंस, नो एडल्ट फ्रेंचाइज, इनडायरेक्ट इलेक्शन, लीग बाइकॉट और उसके नतीजे। ठीक है, असेंबली बन गई, अब उसके काम पर आते हैं और खास तौर पर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन यहाँ मेंस के लिए एक सीधा सवाल बनता है। नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया, उसने इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी और फाउंडेशन को कैसे डिफाइन किया, और असेंबली ने काम कैसे किया? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आप कह सकती हैं संविधान की आत्मा थी। इसे नेहरू जी ने असेंबली की पहली मीटिंग के कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। 13 दिसंबर 1946, ओके। हाँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे पेश तो कर दिया, पर इस पर फौरन डिबेट या वोटिंग नहीं हुई। असेंबली ने वेट किया कि शायद मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ जाएं। फाइनली इसे 22 जनवरी 1947 को यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया। अच्छा, और इसमें था क्या विजन था फ्यूचर इंडिया का? इसने इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर करने का रेजोल्यूशन लिया। इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। हाँ, इसने एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जिसमें प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिले और जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं, मतलब वो पावर्स जो ना सेंट्रल लिस्ट में है ना स्टेट लिस्ट में, वो प्रोविंसेस के पास रहें। हालांकि बाद में पार्टीशन की वजह से सेंटर को ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया, पर ओरिजिनल आइडिया यूनिट्स की ऑटोनॉमी पर था। और सिटीजन्स के लिए क्या प्रॉमिसेस थे? सभी सिटीजन्स के लिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, ये सब। और साथ ही minorities, backward और tribal areas, depressed और other backward classes के लिए adequate safeguards का provision भी था। ये तो काफी हद तक हमारे प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स का बेसिस लगता है। बिल्कुल, ये सारे प्रिंसिपल्स ही बाद में हमारे संविधान के प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स का आधार बने। ये सिर्फ एक रेजोल्यूशन नहीं था, ये फ्यूचर इंडिया का एक मॉरल और पॉलिटिकल मैनिफेस्टो था। और असेंबली के कामकाज का क्या है? इंडिपेंडेंस के बाद उसका रोल कैसे बदला? 15 अगस्त 1947 जब इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक फुली सॉवरेन बॉडी बन गई। अब उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। अच्छा। और उसका रोल डबल हो गया। पहला, देश के लिए संविधान बनाना, और दूसरा, देश के लिए ऑर्डिनरी लॉज बनाना। मतलब वो फ्री इंडिया की पहली पार्लियामेंट की तरह भी काम कर रही थी। हो, इंटरेस्टिंग। मतलब डुअल रोल। हाँ, जब असेंबली संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी तब स्पीकर होते थे जीवी मावलंकर। और इतना सारा काम करने के लिए कमिटीज वगैरह बनाई होंगी? बिल्कुल, बहुत सारी कमिटीज बनी। कुछ मेजर कमिटीज थी जैसे यूनियन पावर्स कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज पर एडवाइजरी कमेटी, और जाहिर है सबसे फेमस ड्राफ्टिंग कमेटी। राइट। तो इस सेक्शन से कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स नोट कर लें। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डेट 13 दिसंबर 1946, पेश किया जवाहरलाल नेहरू। अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, BN राव, बेनगल नरसिंह राव। बहुत ही काबिल ज्यूरिस्ट थे वो। उन्होंने ही पहला ड्राफ्ट तैयार किया था जिस पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम किया। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और एक और डेट, असेंबली का लास्ट सेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। इसी दिन मेंबर्स ने फाइनल कॉपी पर साइन किए थे। अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए जिन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को डायरेक्ट किया और जो आज भी हमारे डेमोक्रेसी के गाइडिंग लाइट्स हैं। बिल्कुल। तो टेकअवेज क्या हुए? प्रीलिम्स, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 46 नेहरू, adopted 22 Jan 47, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर, असेंबली का ड्यूल रोल आफ्टर इंडिपेंडेंस, लास्ट सेशन 24 Jan 1950। और मेंस
ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का सिग्निफिकेंस और उसके प्रिंसिपल्स, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेडरल आइडिया, माइनॉरिटी सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, प्रियम्बल से लिंक, असेंबली का सॉवरेन बनना और ड्यूल रोल, कमिटीज के थ्रू फंक्शनिंग। चलिए अब फाइनल स्टेज पर आते हैं, ड्राफ्टिंग, डिबेट्स और एडॉप्शन, संविधान को अंतिम रूप देना। हाँ, ये सबसे डिटेल्ड प्रोसेस था। मेंस के लिहाज से यहाँ सवाल बन सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था वो क्या था? इस दौरान कौन सी मेजर डिबेट्स और चैलेंजेस सामने आए और अलग-अलग व्यूज के बीच कंसेंसस बनाने की कोशिश कैसे की गई? तो ये प्रोसेस कैसे चला? जैसे हमने बात की, पहले अलग-अलग कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट्स दी, फिर उन रिपोर्ट्स और करीब 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करने के बाद बीएन राव ने पहला ड्राफ्ट तैयार किया। ओके, बीएन राव का ड्राफ्ट। फिर इस ड्राफ्ट को सौंपा गया डॉक्टर अंबेडकर की चेयरमैनशिप वाली 7 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमेटी को। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस ड्राफ्ट को एग्जामिन किया, बहुत सारे बदलाव किए और फरवरी 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया। मतलब? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप था। इस ड्राफ्ट को पब्लिक के लिए रिलीज किया गया ताकि लोग अपनी राय दे सकें, क्रिटिसिज्म कर सकें, सुझाव दे सकें। करीब 8 महीने का टाइम दिया गया इसके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीका था, पब्लिक कंसल्टेशन। बिल्कुल, अखबारों में, मैगजीन्स में, पब्लिक मीटिंग्स में इस पर खूब चर्चा हुई। फिर इन सारे सजेशंस और क्रिटिसिज्म को कंसिडर करने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया, जो अक्टूबर 1948 में पब्लिश हुआ। ओके। इसके बाद शुरू हुआ असेंबली में इस ड्राफ्ट पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन का मैराथन सेशन। ये चला नवंबर 1948 से लेकर अक्टूबर 1949 तक। बाप रे, इतना लंबा? हाँ, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। करीब 7,653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए, जिनमें से लगभग 2,473 पर तो एक्चुअली डिबेट हुई असेंबली में। किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा बहस हुई होगी? कई इश्यूज थे, जैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर डिवीजन, फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी बायस। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहते थे, खासकर पार्टीशन के बाद। कुछ स्टेट्स की ऑटोनॉमी के फेवर में थे। फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या हो, उनकी लिमिट्स क्या हो, इस पर बहुत बहस हुई। प्रॉपर्टी राइट्स पर काफ़ी मतभेद थे। माइनॉरिटी राइट्स और उनके लिए सेफगार्ड्स, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा था, जिसे फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया। रिजर्वेशन पर लंबी चर्चा हुई। और लैंग्वेज इशू, वो तो हमेशा ही सेंसिटिव रहा है। हाँ, लैंग्वेज का सवाल तो बहुत ही कंटेंशियस था। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के सपोर्टर्स और नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहते थे या अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस देने की बात कर रहे थे, उनके बीच काफ़ी टेंशन थी। तो हल कैसे निकला? फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकला, जिसे मुंशी आयंगर फॉर्मूला कहते हैं। इसके तहत हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह जारी रखने की परमिशन दी गई। अच्छा, और एडल्ट फ्रेंचाइज पर भी बहस हुई थी? हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर भी कुछ मेंबर्स को डाउट था कि इतनी बड़ी इलिटरेट पॉपुलेशन के लिए ये सही रहेगा या नहीं, लेकिन फाइनली बिना किसी भेदभाव के सभी अडल्ट्स को वोट का अधिकार देने का बोल्ड फैसला लिया गया। इन डिबेट से पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी था। अलग अलग इंटरेस्ट्स और आइडियाज में बैलेंस बनाना, कंसेंसस बिल्ड करना। बिल्कुल, और डॉक्टर अंबेडकर और बाकी लीडर्स ने बहुत पेशेंस और स्किल से इन डिबेट्स को हैंडल किया और ज्यादातर इश्यूज पर कंसेंसस बनाने में कामयाब रहे। फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। 26 नवंबर 1949, डेट ऑफ एडॉप्शन। हाँ, इसी दिन प्रियम्बल, सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट जैसे कुछ प्रोविजंस तुरंत लागू हो गए। अब यहाँ कुछ बहुत जरूरी प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं। एडॉप्शन डेट 26 नवंबर 1949, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और कमेंसमेंट डेट मतलब पूरी तरह लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950, हमारा रिपब्लिक डे। इस डेट का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। राइट। फाइनल साइन करने वाले मेंबर्स कितने थे? 284। 24 जनवरी 1950 को साइन हुए थे। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कब अडॉप्ट हुए? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट चुने गए।
और टोटल टाइम कितना लगा ये भी पूछते हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, टोटल 11 सेशंस हुए थे असेंबली के। अच्छा, एक डिबेट अक्सर होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद माना था कि इसमें बहुत कुछ दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो क्या ये सिर्फ एक उधार का थैला था, बैग ऑफ बोरोइंग्स? हाँ, ये सवाल उठता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का इस पर जवाब बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक आइडियाज हैं उन पर किसी का पेटेंट नहीं होता। जहां भी दुनिया में अच्छे प्रिंसिपल्स मिले उन्हें अपनाने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते उन्हें ब्लाइंडली कॉपी ना किया जाए, उन्हें इंडियन कंडीशंस और जरूरतों के हिसाब से ढारा जाए। अच्छा। और उन्होंने आर्ग्यू किया कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने यही किया है, अलग अलग सोर्सेज से इंस्पिरेशन ली, लेकिन इसे इंडियन सॉइल के हिसाब से मॉडिफाई किया। तो ये कॉपी करना नहीं, बल्कि सोच समझकर चुनना और अडैप्ट करना था। सही कहा। कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनलिटी उसकी अपनी स्ट्रक्चर में है, उसने जो वैल्यूज का बैलेंस बनाया है और जिस तरह से उसने इंडियन सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को एड्रेस करने की कोशिश की है, उसमें है। तो इस फाइनल सेगमेंट के टेकअवेज क्या हैं? प्रीलिम्स, एडॉप्शन डेट November 26, 1949, commencement date Jan 26, 1950, members signed 284, flag adoption July 22, 1947, anthem song adoption Jan 24, 1950, first president election Jan 24, 1950, total time 2 years, 11 months, 18 days. और मेंस, ड्राफ्टिंग का मल्टी स्टेज प्रोसेस, कमिटी रिपोर्ट्स, BN राव ड्राफ्ट, ड्राफ्टिंग कमिटी ड्राफ्ट, पब्लिक डिस्कशन, क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट, ड्राफ्टिंग कमिटी का रोल, खासकर अंबेडकर का, मेजर डिबेट्स, फेडरलिज्म, FRS, माइनॉरिटी राइट्स, लैंग्वेज, अडल्ट फ्रैंचाइज, कंसेंसस बिल्डिंग और ओरिजिनलिटी वर्सेस अडैप्टेशन की डिबेट। तो आज हमने कोशिश की कि भारतीय संविधान बनने की इस लंबी और काफी इंटरेस्टिंग जर्नी के अलग-अलग पड़ावों को समझें। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक आइडिया एक नेशनल डिमांड बना, कैसे मुश्किलों और समझौतों के बीच असेंबली बनी, कैसे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने उसकी आत्मा तय की और कैसे इतनी डिबेट्स और डिस्कशंस के बाद दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक ने शक्ल ली। हमने प्रीलिम्स के लिए जरूरी फैक्ट्स और मेंस के लिए जरूरी एनालिसिस दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। यूपीएससी की तैयारी में यही बैलेंस बहुत जरूरी है। फैक्ट्स पता हो और उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट, कारण और असर भी समझ में आए। बिल्कुल। याद रखें, प्रीलिम्स के लिए तथ्य, डेट्स, नेम्स, कमिटीज, नंबर्स और मेंस के लिए विश्लेषण, इवोल्यूशन, स्ट्रक्चर, फिलॉसफी, प्रोसेस, डिबेट्स दोनों ही अनिवार्य हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, वो सवाल ये है कि जिन वैल्यूज और आइडियल्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को हमारे संविधान बनाने वालों ने इतनी मेहनत और विजन से इसमें डाला, वो आज के बदलते हुए भारत में कितने रेलेवेंट है। और आज के जो नए चैलेंजेस हैं, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, उनके सामने इन वैल्यूज को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, इस पे जरूर सोचिएगा। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर ऐसी ही गहरी बातचीत के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.